लास्ट क्लास वाला एक बार देख लीजिए। सारे फॉर्मूलाज आपको बता दिए है ना। सवाल की बात चल रही है। मोल्स निकालना सिखा दिया, ठीक है ना। ग्राम एटम बता दिया, ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है ये बता दिया है ना। एक अपने पास गैस इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT, है ना। उसका भी प्रयोग कहीं कहीं पे होता है तो उसकी भी बात कर लेते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, है ना। जहां पे P किसको डिनोट कर रहा है, प्रेशर, V किसको डिनोट कर रहा है, वॉल्यूम को, M किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स को, R किसको डिनोट कर रहा है, गैस कांस्टेंट है, और T यहां पर क्या है, टेंपरेचर। तो ये तो सबको पता है कि PV बराबर nRT होता है, इसमें कोई नई बात नहीं। अब आपको ये याद रखना है कि किन यूनिट्स में आप इसको यहां पे रखें। तो याद रखिएगा जब भी आप प्रेशर रखेंगे हमेशा आप केटीएम में रखिए। किसमें रखिएगा, वॉल्यूम जो रखेंगे वो हमेशा लीटर में रखें। स्मॉल n जो है वो मोल्स की संख्या है, R जो है वो एक कांस्टेंट है, अभी इसके बारे में बताएंगे। T जो है वो टेम्परेचर है, और जनरली किसमें रखा जाएगा, केल्विन। इसमें रखेंगे बेटा, सबसे पहले इतना नोट करिए, बिल्कुल एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि किस यूनिट में रखना है। R एक कांस्टेंट है जिसको गैस कांस्टेंट भी बोल रहे हैं। इसके बाद बात होगी जो आपके पास R है उस R की यूनिट क्या क्या है। ये आपको फिजिक्स में भी काम आएगा और केमिस्ट्री में भी जब आप गैसेस स्टेट पढ़ेंगे तो उसमें भी काम आएगा, है ना। यहाँ पे तो R का एक ही वैल्यू होगा, वो मैं बता भी दूंगा, बार बार आप वही रखेंगे। R की जो वैल्यू है R बराबर 0.0821, क्या रखेंगे, 0.0821। जनरली ये वैल्यू यहाँ रखा है, तो आप मुझे बता दीजिए R बराबर क्या PV अपॉन NT होगा, बोलो बेटा, R बराबर क्या होगा, PV अपॉन NT। P की यूनिट ATM, V लीटर है, N डिवाइड में मोल, केल्विन। तो इसका मतलब पूरी यूनिट क्या बनेगी जरा बताना, एटीएम समझ में आता है, ऊपर है, उसके बाद लीटर ऊपर है, बोलो बेटा, उसके बाद मोल नीचे है, तो क्या मोल इनवर्स बोलेंगे, बोलो बेटा, और टेम्परेचर भी नीचे है, इसका मतलब केल्विन। तो यूनिट आपको याद रखनी है क्योंकि पेपर में यूनिट बहुत काम है। पहला लिख लीजिए ये यूनिवर्सल यूनिट। जो डायरेक्ट इससे निकलता है। इसके बाद R का एक दूसरा वैल्यू है जो कैलोरी में आता है ना। कैलोरी में अगर हम बात करेंगे तो 2 लिया जाता है कैलोरी। अब एक बात ये बता दीजिए, एक जूल और कैलोरी के बीच का डिफरेंस क्या होगा, क्या
एक कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होता है। 4.2 बोलते हैं बट एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 4.18। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये होता है कैलोरी मोल इनवर्स। ये तो तय बात है ना कि ये सब नीचे ही रहेगा। और कैलोरी इनवर्स यानी कितनी वैल्यू को हम किसके टर्म में लिख सकते हैं कैलोरी। क्लियर है। इसी में तीसरा है अगर हम जूल के टर्म में लिखेंगे किसके जूल तो 4.18 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो वो वैल्यू आता है R बराबर 8.314 R बराबर 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। जनरल वैल्यू R की ये यूज। ठीक बात बताइए क्योंकि एक सवाल केवल और केवल यूनिट के बेसिस पर ही आना है वहां पे और वो आता है। चले अब यार ये तो समझने के लिए हो गया। तो R का एक वैल्यू ये मैं बाद में भी आपसे पूछूंगा कभी जब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे या कहीं पर भी तो ये यूनिट होती है ये आपको पता होगी। जनरली अपने प्रयोग में कौन सा आता है 0.0821 एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन। आप बोलोगे सर पीवी बराबर एनआरटी में बार बार आरटी का वैल्यू लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा आरटी का। जनरली आपको टेम्परेचर दिया होता है 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है या दूसरा टेम्परेचर आपके सामने होता है 27 डिग्री सेल्सियस। मैं बात कर रहा हूं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस की जिनमें टेम्परेचर या तो 0 होगा या 27 होगा। तो इसका मतलब है पेपर में बचने के लिए वो वैल्यू पहले से ही याद कर रहे हैं। तो कहा गया टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस अगर है तो वहां पर आप कभी भी अगर आरटी का वैल्यू निकालेंगे इसका आरटी तो 22.4 लिया है। कितना लेंगे 27 डिग्री सेल्सियस अगर है तो आरटी का वैल्यू 24.6 लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा। और अगर आपको आरटी यहां निकालना है तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर को डिग्री केल्विन में रखना पड़ेगा। आर का वैल्यू 0.0821 तो आप घर में गुणा भाग करते रहिएगा 0.0821 और केल्विन में 273 होगा। यहाँ पर 0.0821 और केल्विन में 273 प्लस 27 यानी बेटा 300 होगा। क्लियर है मामला। लेकिन अब से आपको ये बात याद रखनी है कि कोई भी बंदा इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा ले कि जब कभी भी आरटी का वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस में पूछा जाएगा और चीजें आप प्रेशर एटीएम में रख रहे हैं वॉल्यूम लीटर में रख रहे हैं एन मोल्स है वहां पर तो उस समय आप आंख बंद करके किसका प्रयोग करेंगे 22.4 27 डिग्री सेल्सियस पर आप 24.6 का प्रयोग करेंगे। क्लियर है बात। उतार लीजिए। ये प्रकार से अगर बात करें तो गैसियस स्टेट ही है ना। तो उसका एक सवाल तो आपके सामने रख देंगे। चले एक वादा था आपसे पिछली क्लास में कि एसटीपी पर एक मोल कोई भी गैस हो उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। और मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको यहाँ पे आप याद कर लीजिए मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये कहाँ से आया। बोलिए बात हुई थी कि नहीं हुई। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा लेते हैं लोग और चेक कर लेते हैं कहां पर है एसटीपी। तो एसटीपी की कंडीशन बताना जरा। कंडीशन तो फिक्स थी ना। एसटीपी पर प्रेशर कितना था 180। अरे बोलो ना यार।
टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बेटा मुझे सिर्फ इतना बता दो क्या ये वैल्यू उठाकर हम यहाँ रख दें बोलो। तो जो भी चीज वॉल्यूम, अच्छा हम कितने मोल की बात कर रहे हैं 1 मोल, तो मैं बोलूंगा n बराबर 1 मोल। 1 मोल मतलब वो जो भी गैस है उसका 1 मोल हमने यहाँ पर कंसीडर किया। तो ये तीनों बातें अगर मैं यहाँ उठा के रखता हूँ तो क्या प्रेशर की जगह पे 1 रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द गैस आपको निकालना है, और क्योंकि वॉल्यूम किसमें निकलेगा लीटर में, तो वॉल्यूम किसमें निकलेगा जो भी निकलेगा लीटर इज इक्वल टू मोल की जगह 1 रखा जाएगा बोलो यार, आर की जगह पर 0.0821 होगा और टी की जगह 273 होगा। इसका मल्टीप्लिकेशन आपको पता है 22.4, तो इसका मतलब है वॉल्यूम जो है वो कितना आया 22.4। मामला समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इस फॉर्मूले में गैस के मॉलिक्यूलर वेट का प्रयोग ही नहीं हुआ है, इसलिए गैस कौन सी है कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। उससे आपको बात है। और अगर हम लोग इतना काम कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पर पहले पेज में गैसेस स्टेट का एक सवाल जो नीट में या आईआईटी में आता है वो मैं आपके हाथ में रख दूंगा और आप इतने बोर्ड भर से काम कर लेंगे। बात समझे या नहीं समझे? गैसेस स्टेट जब पढ़ोगे तब पढ़ा जाएगा। राइटिंग नहीं बनानी है, जल्दी जल्दी उतारना है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है तो ये नहीं कहेंगे कि आप फोटो खींच लीजिए क्योंकि आपको लिखना है ना। पीवी बराबर एनआरटी हर जगह लगता है, अरे बोलो ठीक। पहला केस ले रहे हैं, केस नहीं मतलब सिर्फ एक आपको पढ़ाने का तरीका है। पहला केस ले रहे हैं, दो बॉक्स है, बात समझिए। एक में कोई गैस है जो ए भरी, कौन सी ए, नाम नहीं पता। इसमें कोई गैस है जो कि बी भरी, बोलो यार। कहा यह गया कि इन दोनों गैसेस में का जो प्रेशर है डब्बे में, इस डब्बे में प्रेशर है पी और वॉल्यूम है बी। क्या इस गैस में प्रेशर है पी और वॉल्यूम है बी, यानी कि प्रेशर एटीएम में होगा और वॉल्यूम लीटर में होगा। ये हम कंसीडर करके चल रहे हैं, बोलो भैया। इस डब्बे में N1 जो है वो क्या है मोल है, जाहिर सी बात है किसके होंगे गैस के। इसमें N2 क्या है मोल है और किसके हैं गैस के। अरे बोलो इन दोनों को, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा बताइएगा। तो क्या अगर मैं किसी भी डब्बे के लिए लगा सकता हूँ पीवी बराबर एनआरटी, तो जब मैं इसके लिए लगाऊंगा तो इनके लिए आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए प्रेशर और वॉल्यूम दोनों में सेम दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है जिस टेम्परेचर पर ये लोग हैं वो टेम्परेचर भी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि क्या है सेम। बोलो भाई, तो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है यहाँ, यानी ये केस है क्या कि जब प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है सेम। ऐसे दो नहीं 2 लाख डब्बे हो सकते हैं डिफरेंट गैसेस से बने। क्लियर है बात? इस केस में अगर मैं यहां बोलूंगा तो आप बोलेंगे पीवी इज इक्वल टू एन की जगह क्या N1 लिखोगे और R इनटू P लिखोगे, यहां पर लिखोगे पीवी इज इक्वल टू N2 और R इनटू P लिखोगे, बोलो यार। तो यहां से अगर हम लिखेंगे तो क्या PV अपॉन RT का वैल्यू क्या आएगा N1,
और यहां से पीवी अपॉन आरटी का वैल्यू क्या आएगा? अरे बोलो ना यार। तो ये बताओ पीवी अपॉन आरटी तो सेम है दोनों में, तो पीवी अपॉन आरटी अगर सेम है तो इसका मतलब है क्या सेम होगा? N1 इज इक्वल टू, क्लियर है बात? यहां से रिजल्ट बताइए दोस्तों, क्या सीखने को मिला? रिजल्ट मतलब जो सीखने को मिला वो रिजल्ट क्या? अगर दो डब्बे, दो वेसल, बोलो यार, दो डिफरेंट वेसल है जिनमें प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है, गैसेस डिफरेंट है, तो उनके मोल्स आपस में हमेशा क्या होंगे? सेम। क्लियर है मामला? तो मैं बोल सकता हूं क्या कि टू डिफरेंट वेसल contains same number of moles of gases if pressure, volume and temperature क्या है? कांस्टेंट लिखे या सेम लिखे? यही तो बात है गुरु, इसीलिए तो लिखा है। क्या होगा? सेम लिखो तो ज्यादा है। कांस्टेंट में तुम्हें क्या पता कितना है और कितना नहीं है, लेकिन सेम में तुम्हें ये पता है कि यार इसका 10 है तो उसका भी क्या है? 10 है। इसका 100 है वॉल्यूम तो उसमें भी क्या है? 100 है। यहाँ टेम्परेचर 300 डिग्री केल्विन है तो उधर भी क्या होगा? 300। तो उससे अपने को कोई लेना देना पहले के समझ में आ रहा है आपको? बताइए। तो ये PV इज इक्वल टू एनआरटी का एक प्रयोग है जो आपके सामने। इसी में दूसरी चीज है, यहाँ तो दो बॉक्स लिए थे तो दो से ज्यादा भी कितने भी हो सकते हैं। अच्छा अभी मैं इनका नाम लिख के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ कि ये फलाना लॉ है, ये दिमागा लॉ है, नाम से कोई मतलब नहीं। आपको पहले PV इज इक्वल टू एनआरटी लगाना आना चाहिए। बोलो यार, नाम तो याद कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा केस ये है बेटा, एक सिचुएशन है, अगर हमारे पास कोई बॉक्स है, बात समझिए, और इसमें कोई गैस भरी है, मान लीजिए X2, कौन सी गैस? X2। और मैंने ये बोला कि इस गैस में, मतलब इस डब्बे में हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं। क्या करते हैं? प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं। तो क्या रिलेशन आ सकता है? अब खुद सोच समझ के बताइएगा। क्या PV इज इक्वल टू एनआरटी होता है? बोलो यार। अब आप सिर्फ मुझे इतना बताइए कि यहाँ पर कांस्टेंट वाले पार्ट को एक तरफ ले लें तो क्या V इज इक्वल टू एन RT अपॉन P, ये पोर्शन तो कांस्टेंट हो गया ना, क्योंकि R जो था वो कांस्टेंट ही था, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और
टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कभी बदलने वाला नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए अगर कांस्टेंट, सुनिएगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी, वाइस वर्सा है मामला। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n होगा? बोलो यार, जहां पर स्मॉल n क्या है, मोल्स ऑफ गैस, अरे बोलो यार, या मोल्स ऑफ गैस, बोलिए इससे रिजल्ट क्या निकला बताइए, तो समझ के बताना, बहुत काम आने वाली चीज है इसमें। अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल होता है। तो जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स को डील करते हैं, क्या वैसे ही आप वॉल्यूम को भी डील कर सकते हैं? बोलिए भैया। तो मैं बोल सकता हूं क्या, इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यानी अगर किसी ने कहा वॉल्यूम दुगना करें, तो बोले मोल भी क्या हो जाएगा, दुगना हो। वॉल्यूम अगर दुगना करेंगे तो मोल्स भी क्या होंगे, दुगने हो जाएंगे। क्लियर है मामला? तो इतनी बात आपको याद रखनी है। पीवी बराबर एनआरटी में आर का वैल्यू 0.0821 लेना है, लेकिन आपको कभी आर की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सिर्फ इतनी बात याद रखेंगे कि सर जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा या 273 केल्विन होगा तो आरटी 22.4 लिख देंगे, और जब कभी टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होगा, बोलो यार, तो उस समय यानी 300 डिग्री केल्विन होगा, तो उस समय हम आरटी का वैल्यू 24.4। तो मैंने लिखा दिए हैं। अच्छा, याद तो आप कितना भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर मान लो उसको तुमसे जबरदस्ती कैलकुलेट कराना ही आज, तो वो तुम्हें टेम्परेचर लिख के देगा 310, कितना, सुनते जाना। अब अगर 310 है तो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, बोलो, तुम्हारी जगह मैं होता तो नहीं करता। क्यों? 310 में अपने को पता है 300 में कितना है, 24.6, 24.6 अगर है तो बहुत सिंपल सी बात है, यहां से टेम्परेचर कितना बढ़ाया है, 27, बोलो यार, 27 बढ़ाने में लगभग कितना बढ़ गया है, 2 या 2.2, बोलो यार। तो इसका मतलब 27 पे अगर ये 2.2 है तो 7 डिग्री 21 होता है, यानी 0.7 10 डिग्री सेल्सियस पे लगभग बढ़ जाता होगा। तो एक अंदाजन है कि हम 24.6 की जगह पे 25 लेके काम करते हैं। बोलो ना यार, तो आंसर, अच्छा वो तुम्हें सवाल में फंसा सकता है, लेकिन आंसर को इतना कैलकुलेट करके नहीं रखेगा चारों ऑप्शन कि जिसमें आप कर सकें। बात समझ में आ रही है? तो कैलकुलेशन करने का अच्छा तरीका ये नहीं होता है कि आप पूरा लग जाए। कैलकुलेशन करने का तरीका ये है कि आपकी कैलकुलेशन ऐसी हो जो आपको हर हालत में आंसर के करीब पहुंचे। क्लियर है? तो बिल्कुल आपको गुणा भाग एग्जैक्ट नहीं करना है, ये बात याद रखें। याद, कोई दिक्कत? हाँ, एक बात है, लास्ट क्लास में एक सवाल था दोस्त, न्यूक्लियॉन्स क्या है, टोटल न्यूक्लियॉन्स निकाल लेंगे, बोलो यार। एनसीईआरटी ने लिखा है एलिमेंट के, किसके लिए, एलिमेंट के, जो किताब है उनकी भाई साहब उसमें लिखा हुआ है क्या, टोटल न्यूट्रॉन प्लस टोटल प्रोटॉन। एनायन में मामला बदलता है, बात समझिएगा, लेकिन आप इसे ही कंसीडर करें। तो वो पन्ना खोलिए और वहां जहां आपने इलेक्ट्रॉन लिख लिया है उसको न्यूट्रॉन कर दीजिए। चेक किया है मैंने, नहीं बदले हो। एनायन की उन्होंने बात ही नहीं की है, खैर एलिमेंट की बात की है, तो कुछ अंतर नहीं आएगा, संख्या बराबर रहती है सब। अरे बोलो ना यार। तो आपको
आपको वहां क्या कर लेना है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। एलिमेंट के केस में ये लिख लीजिए, है ना, वो आयन वाला केस था, ये एलिमेंट वाला केस। तो जनरली आपको अगर कोई पूछे क्या मानेंगे तो जवाब क्या होगा, एनसीईआरटी मान लिया। हाँ, अगर इससे आंसर नहीं आएगा तो तरीका मैंने बता रखा है, तो आप यूज कर लें। हटाया जाए इसको, बोलो। कितने लोगों ने घर जाके फॉर्मूलों को लिख के याद किया? याद किया मतलब एक बार लिख के देखा है? बोलो भैया, किसी ने किया है काम? घर गए, घर जाके जितना फॉर्मूला अब तक तुम पढ़े हो उसको कहीं अगले पन्ने में लिख के देखे हो? नहीं। ये काम करवा, मैंने तुमको बताया ना, पहली क्लास से बताया है क्या कि दो तरीके हैं, पहले याद करना है फिर समझना है। बात समझ रहे हो? याद करना और समझना दोनों बातें रखेंगे तब आप काम कर पाएंगे। केवल रटने से काम नहीं बनेगा, केवल समझने से भी काम नहीं बनेगा। समझने का मतलब टाइम आपका लैप होगा वहां पे बहुत, तो उससे आपको बचना पड़ेगा। खैर अभी सवाल कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इतना काम तो आप पीवी बराबर एनआरटी देख के हमेशा कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। अब थोड़ा सा एक चीज और है, वहां से हम लोग पीवी बराबर एनआरटी के अंदर क्या है इसकी बात कर सकते हैं। अब क्योंकि पढ़ रहे हैं तो यही निपटा लेंगे, तो किसी भी सवाल में ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इसको दिया जाए या इसको किया जाए या ना किया जाए, सब कर सकते हैं आप। जहां पर भी मोल शब्द का प्रयोग होगा, मॉलिक्यूल जहां पर भी होंगे, आप उन सारे सवालों पे हाथ अपना रख सकते हैं। बताइएगा क्या पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, बोलो यार। अब क्योंकि मोल कंसेप्ट है तो हम यहां पर किसको छेड़ने का प्रयास करेंगे? एन क्या है? मोल। बोलो प्रभु, एन क्या है? मोल। बोलो। अब अगर फॉर्मूला याद है तो जरा बताना। मोल को लिखने के दो तरीके, कितने तरीके? मोल के दो फॉर्मूले, हाथ उठा के बताइए कितने लोगों को याद है? 1 2 3 4 5, चलो बताओ। मोल इक्वल टू वेट ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ अपॉन में है नहीं तो ऊपर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन है। एक मॉलिक्यूल के टर्म में है और एक वेट के टर्म में, इसके वेट के टर्म। तो मोल का मतलब मॉलिक्यूल की बात हो रही होगी वहां पर, तो क्या अगर मैं लिखता हूं पीवी इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू आरटी, तो क्या ये फॉर्मूला सही माना जाएगा? यानी कि अगर मुझे कभी वेट दिया, क्या दिया है? गैस का वेट, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट मुझे पता होगा। प्रेशर वॉल्यूम कुछ भी देके वो पूछ सकता है यहां पर। दूसरा फॉर्मूला है, जरूरी नहीं है कि मोल के लिए अपने को वेट ही दिया, अगर हमें क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या दिए हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्या हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके भी मोल निकाल सकते हैं और मल्टीप्लाई बाय, यानी कि केवल ये इसका एक्सटेंशन है और कुछ भी नहीं। यहां तक कोई समस्या नहीं। अगली कहानी, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है, बोलो बेटा। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये आपको समझना है कि आपको पेपर में किस तरीके से दिया है। जनरली अगर मैं बोलता हूं कि मास ग्राम में है और वॉल्यूम एमएल में है, तो डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? ग्राम पर एमएल। अरे बोलो। अगर मास किलोग्राम में है और वॉल्यूम लीटर में है, तो क्या डेंसिटी का यूनिट किलोग्राम पर लीटर हो जाएगा? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब D बराबर m अपॉन V अगर है तो m क्या मास को रिप्रेजेंट करता है? बोलो। और मास को
तुम अपने मोल कंसेप्ट में बार बार वही वेट बोल दे रहे हो? ये फिजिक्स नहीं है कि मास और वेट अलग अलग होता है। W बराबर mg और g का यहाँ कोई लेना देना नहीं, वो फिजिक्स वाले को पढ़ा दे, तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए। अब यार मुझे ये बताइए, जो फॉर्मूला है Pv = nRT, इसमें Pv बराबर W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट RT दिया हुआ है, तो क्या यहाँ पे W जो है ये मास को ही रिप्रेजेंट कर रहा है? तो क्या मैं इस वाले फॉर्मूले से अगर यहाँ लिखना चाहूं कि P = W अपॉन V, देखिएगा, और जाहिर सी बात है जो वॉल्यूम है वो यहाँ नीचे आ जाएगा, यानी कि या रहने दो, जहां वॉल्यूम है वो, सॉरी वॉल्यूम नीचे आ गया, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ है, यही है ना, ये मॉलिक्यूलर वेट। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारे पास यहाँ वॉल्यूम किसमें होता है फॉर्मूले में, तो तुम डेंसिटी से मतलब ही नहीं रहा, यानी कि तुम्हारे पास वॉल्यूम किसमें होता है और वेट आप किसमें निकालते हैं, ग्राम में। तो इसका मतलब तुम्हारी डेंसिटी की जनरल यूनिट क्या बनी, ग्राम पर इस फॉर्मूले। क्लियर है बात? अब ये बताइए, इतने पोर्शन को क्या डेंसिटी लिखा जा सकता है? तो क्या फॉर्मूला होगा, P बराबर dRT अपॉन M, जहां M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। तो ये फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला क्या है, निकला उसी से है, आपको बस केवल एक बार इसे देख लेना है, जिससे कि आपके आदत में आ जाए कि हाँ इस नाम की भी कोई चीज यहाँ पर, इनको भी उतार दीजिए। अब सवाल लगाइए बिना किसी डर के। At NTP, 1 liter air contains 21% oxygen gas by volume. Then find out number of moles of oxygen. लास्ट टाइम हम लोगों ने नॉर्मल तरीके से मोल निकालना सीखा था, अब हम सवालों के माध्यम से उनकी गैसेस स्टेट ले आए हैं, तो हम उस तरीके से सवाल कराने का प्रयास करें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो दोस्त आपको आंसर भी देना पड़ेगा, है ना? आप अप्रोक्सीमेट आंसर देंगे तो भी चलेगा। कौन सा वाला? ये बेटा पीवी बराबर क्या होता है, W अपॉन M इंटू RT। अगर हम वॉल्यूम नीचे ले आए तो ये W अपॉन V हो गया, बोलो यार, और इसको समेट के लिख दिए तो RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया। वेट अपॉन वॉल्यूम क्या डेंसिटी होती है, तो डेंसिटी से बोलो
याद रखना, वेट तुम ग्राम में रखते हो, वॉल्यूम लीटर में रखते हो, तो अगर ये डेंसिटी है तो डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, ग्राम पर। बोलो अब सुनना, इस यूनिट को तुम हल्के में मत लेना, पेपर में मैक्सिमम सवाल गलत यूनिट की वजह से होता है, और उसके पीछे रीजन ये है, सुनिएगा। पीवी बराबर एनआरटी में अगर मैं आपको डेंसिटी किलोग्राम पर लीटर दूं तो आप डायरेक्ट ये रख पाएंगे। इस फॉर्मूले में अगर मैं डेंसिटी आपको किलोग्राम पर लीटर में दूंगा तो रख दोगे, तो क्या करोगे, ग्राम पर लीटर में बदलोगे, क्योंकि ग्राम पर लीटर ही चलेगा यार। अरे बोलो ना यार, इसीलिए मैंने आपको शुरुआत से पढ़ाया पीवी बराबर एनआरटी में प्रेशर हमेशा एटीएम पे होगा। अगर मान लीजिए उसने आपको क्या दे दिया, 76 mm ऑफ Hg, तो इसका क्या मतलब है, एक एटीएम में 760 mm ऑफ Hg होता है, तो आपको डिवाइड करके उसको एटीएम में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ये यूनिट की औकात है, यूनिट को आपको बहुत ध्यान से समझना है। बात समझ में आ रही है? और ये सवाल बोल कंसेप्ट का नहीं रह जाएगा, ये गैसेस स्टेट मिला के सवाल है। इस सवाल का मतलब बताइए मुझे, बोलो भाई, किसी ने किया है? कितना है? हमें पॉइंट लगा के बताओ। मेरा है 0.0093। पॉइंट के बाद 2 जीरो है ना, अबे जीरो हटा दे, पहला वाला पॉइंट से गिना जाता है, पॉइंट के बाद 2 जीरो है, बोलो, उसके बाद 8 है, सही, 8 9 को 9 ले लोगे तो मेरा 0.00903 आ है, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए जरा, सवाल को पढ़ने का तरीका समझिए, क्या लिखा है? क्या लिखा है, याद करिए, अगर नाइट्रोजन लिखा है तो N2 है, नाइट्रोजन गैस लिखा है तो भी N2 है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लिखा है तो भी N2 है, नाइट्रोजन एटम लिखा है तो N है, या एटम्स ऑफ नाइट्रोजन लिखा है तो N है। तो मुझे सिर्फ ये बता दो, क्या इसका मतलब O2 है? इसमें कोई दिक्कत? एनटीपी या एसटीपी पर क्या होता था, 1 मोल गैस बराबर 22.4 लीटर। अरे बोल रहा यार, तो चाहे उल्टा बोलो चाहे सीधा, यही बात है। तो आप क्या बोलोगे, 22.4 लीटर अगर O2 होता तो उसका कितना मोल होता, 1। क्या आपका जो सवाल है वो वहीं पे आके लिखा हुआ है? बोलो भैया, ये सवाल में अंडरलाइन करने वाली चीज है। इसके बाद सवाल क्या लिखा है, 21%। कितना लिखा है, 21%। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि क्या परसेंटेज का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू 100? तो 1 लीटर का 21%, यानी ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा, जरा देखना, 1 लीटर है, अरे बोलो ना यार, और किसी का भी परसेंटेज दिया हो तो क्या करेंगे, परसेंटेज डिवाइडेड बाय, अरे बोलो ना यार, क्योंकि ये इसका क्या है 21%, तो यहां से कितना आया 0.21, यही तो होगा। अब ये सवाल खत्म हो गया। अगर ऑक्सीजन का वॉल्यूम एनटीपी पर 0.21 लीटर दिया है तो उसके मोल क्या होंगे, तो फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 मोल आ जाता है। तो मोल क्या होंगे O2 के, यहां पर 0.21 डिवाइडेड बाय 22.4, और ये आप कहां निकाल रहे हैं, एनटीपी लिखा और या एसटीपी। कोई आदमी हीरो नहीं बनेगा कि एनटीपी पे लीटर कैसे, बात समझ रहे हो? एसटीपी और एनटीपी केवल कंडीशन का मामला है, तो उसने कंडीशन में क्या दिया होगा इससे आपको कोई लेना देना वहां पर नहीं। तो यहां पे अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर आएगा 0.0093 मोल है, ये ध्यान रखना, 0.009। अब आप कितना क्लोज लिखिए पहुंचे वहां पे, ये आपको समझ, सवाल समझ में आया है आपको?
सवाल की लंबाई और चौड़ाई से सवाल के कठिन और सरल होने का कोई मतलब नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जब ये आपको पेपर में लिख के आएगा तो 6-7 लाइन में इतना बड़ा सवाल लिख के आएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि सब कुछ पढ़ने के बाद भी फिजिकल केमिस्ट्री में केवल अगर आप अपने बेसिक पर रहते हैं, ये बताइए परसेंटेज का मामला क्या विद रिस्पेक्ट टू 100 है? अरे बोलो ना यार। अगर मैं तुम्हें कहूं कि 1000 रुपए है, क्या है? तो 200 रुपए उसमें कितना परसेंट? 20%। क्योंकि 100 का मतलब 10%, तो 200 का मतलब 20%। यही मतलब है। तो आपको ज्यादा उसमें जोर लगाने की जरूरत नहीं। पहला नोट हो गया। सवाल पढ़िएगा। इन अ मिक्सचर ऑफ H2 and O2 gases are present in which H2 is 20% and rest is O2। अरे बोलो ना भैया। तो इसका मतलब है इतनी बात के लिए हम एक डायग्राम ये बना सकते हैं कि हमारे पास भैया एक डब्बा है यानी मिक्सचर। अरे बोलो प्रभु, उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? H2 and O2। तो तुम कहोगे हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन। यही तो मतलब है। हाइड्रोजन कितने परसेंट दिया है? 30%। तो हाइड्रोजन है 20%, यही मतलब है। तो बाकी बचा O2 यानी O2 अपने आप ही 80 हो गया। ये कितना होगा? 80%। ठीक, ये इसने हमको गिवन, इतना आपको हम बता सकते हैं। इसके बाद सवाल में आपको क्या चीज देखनी और आपका सवाल कहां से गलत हो जाएगा दोस्त, उसकी बात में सवाल करने से पहले आपको बता दें। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बच्चा इस पर ध्यान देता है। बोलो यार, क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बोलिए कहां पे निकालना है? मिक्सचर। किसमें निकालना है? कितनी बात सब लोग ध्यान दे रहे हैं? बोलो यार। लेकिन याद रखिएगा, ध्यान देने वाली बात ये जिस पर आपका ध्यान सबसे ज्यादा होगा क्या है? पर। क्यों? अगर आपने मिक्सचर में मॉलिक्यूल की संख्या निकाली, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 10 Na, कितनी? और मिक्सचर का वेट है 100 ग्राम, कितना है? 100 ग्राम। तो वो आंसर हो गया? नहीं। 100 ग्राम मिक्सचर में 10 Na मॉलिक्यूल, तो 1 ग्राम मिक्सचर में 10 Na/100। ये लास्ट में आपको करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? यानी कि सवाल गलत कौन कराएगा? बाकी कुछ नहीं। एक एवरेज बच्चा बाकी चीजों पे ध्यान रखा दे। मामला समझ में आ रहा है? सवाल में क्या करना है? तो पहले इतना काम आप कर दीजिए। ये तरीका है। अगर फिजिकल केमिस्ट्री पूरा नंबर अगर आपको लाना है तो जैसा मैं आपको बता रहा हूं, अगर उतनी बात आप ध्यान रखेंगे तो नो डाउट। या तो देखो तुम्हें आता नहीं होगा, बात समझना, हमारा सीधा फंडा है, हमने पढ़ाया है और वो चीज आपको नहीं पढ़ाई गई इसलिए आपको नहीं आती तो आप नहीं कर पाए। लेकिन पढ़ाया है और आपने ध्यान से सुना भी है और आप जो बोलते हैं वो आप वैसे करते हैं, सवाल गलत होने की स्थिति में नहीं होगा। तो जितना गलत सही है वो तो हम यही करा देंगे। चले, अब सुनिएगा। यहां पे एक समस्या क्या है कि सर अब ये बताइए कि यार मॉलिक्यूल कैसे निकालें? तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा मॉलिक्यूल अगर निकालना है, क्या निकालना है? मॉलिक्यूल। सुनिएगा, अगर आपको मॉलिक्यूल निकालना है तो आपके दिमाग में आएगा कि यार मॉलिक्यूल के लिए क्या पता होना चाहिए? मोल। अरे बोलो ना। फिर बोला जाएगा अगर मोल निकालना है तो मोल निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? वेट इन ग्राम। बोलो। और यहां क्या दिया है? परसेंटेज। क्या दिया है? तो आंख बंद करके आप परसेंटेज को ग्राम मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? परसेंटेज को ग्राम। लेकिन क्या ध्यान देंगे ये मुझे आप बताएं। मैंने मान लिया ये 20 ग्राम, कितना है? 20 ग्राम। और ये क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? जैसे ही मैंने इसको 20 ग्राम माना और इसको 80 ग्राम, वैसे ही मैंने क्या माना होगा? बोलो प्रभु।
वैसे ही क्या माना होगा, इसको अंत तक याद रखोगे जब आंसर निकालोगे, ये ध्यान रखना। ये 20 ग्राम ये, अब अगर वेट आ गया है तो मोल निकाला जा सकता है। मोल अगर निकालेंगे तो क्या 20 बटे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मोल होता है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2 है, यानी कितने मोल आए, 10। क्लियर है। इधर 80 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 16 दूनी 32 होगा, तो यहां 32 से करेंगे तो क्या 2.5 मोल आएगा। बोलो प्रभु, कितना आया, 10 मोल और 2.5। क्लियर है। तो अब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि इस मिक्सचर के टोटल मोल कितने, मोल ऑफ द मिक्सचर, क्या 10 प्लस 2.5 यानी 12.5 मोल है। बोलो भैया, मोल को मॉलिक्यूल में बदलना है तो क्या मॉलिक्यूल मिक्सचर में मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर होता है। याद आया, कोई फॉर्मूलों की बात हो रही थी, तो ये क्या आ गया, मॉलिक्यूल। यही आंसर हो गया है। क्या बोले थे कि क्या भूल जाओ, जो नीले पेन से लिखा, ये मॉलिक्यूल कितने ग्राम के मिक्सचर में है। बोलो यार, आपसे सवाल में क्या पूछा गया है, पर ग्राम, तो आप बोलेंगे 100 ग्राम मिक्सचर में 12.5 Na मॉलिक्यूल है या नहीं। तो इसका मतलब पर ग्राम मिक्सचर में 12.5 बटे 100 इंटू Na मॉलिक्यूल, यही तो होगा। इसका मतलब बेटा 0.125 Na मॉलिक्यूल। भविष्य में आप इसमें गुणा भाग करते रहिए, Na का वैल्यू रखिए, आगे की संख्या बना सकते हैं। ठीक बात है। मेन बात आपको याद रखनी है, सवाल चाहते तो नॉर्मली करा देते कि परसेंटेज को ग्राम मालूम, वो बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि पहले तो आपको आना चाहिए कि आपको ग्राम क्यों मानना है, लीटर क्यों नहीं मानना है। क्योंकि सवाल में पूछा है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल निकालने का तरीका अगर हमारे पास मोल होगा तो निकाल ले जाएंगे। मोल निकालने का तरीका कोई हमारे पास यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड की कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब हमको वेट में जाना पड़ेगा। वेट के लिए डायरेक्ट दिया होता, अब तक पीछे वाले सवालों में दे रखा था, अब यहाँ पे वेट की जगह परसेंटेज दिया है तो हमने परसेंटेज माना। जैसे ही परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट किया, वैसे ही याद रखना है कि आप मिक्सचर को 100 ग्राम मान के तो कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यानी कि आप जो कुछ भी निकालेंगे वो किसमें निकालेंगे, 100 ग्राम, है ना। और वो आपसे क्या पूछ रहा है, पर। दोनों सवाल आपके सामने हैं, और ये वो है जिसमें मोल, मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ये सब तो आप निकालते ही हैं। अब यहाँ पे ये बेसिकली सवाल वहां पे कैसे उसकी फ्रेमिंग हो, तो उसमें कभी परसेंटेज घुसेड़ देगा। अच्छा ये समझना, ये आप लोग याद करते हैं कि एयर में 21% ऑक्सीजन होती है, अरे बोलो ना यार, तो उसको उसने वहां पे वो आपको डिनोट करेगा, इसके लिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ही किस्मत खराब होगी तो वहां पे आ जाएगा कि एयर में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो अब आपको उस समय परसेंटेज याद होना चाहिए कि यार 21% है ना, क्योंकि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नाम का चैप्टर भी आपके कोर्स में है।
कर लिया है? अब ये बताओ कि मान लो ये पाउडर दिख रहा है, अरे बोलो ना, अरे ये आओ, खड़े हो जाओ, अरे फोटो देखने की जरूरत नहीं, हम इतने कमजोर दिल के आदमी नहीं है, वरना बड़ा मिल गया तो जिसकी है ये नहीं कि इनकी छोड़ दो, डरते डरते नहीं। ये दिखा एक छोटे एग्जांपल के तौर पे बात हो रही है, क्योंकि हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और तुम्हें फॉर्मूला फॉर्मूला हमने सब पढ़ा है। अब बैठो, ये मान लो ये पुड़िया है और इस पुड़िया का वजन, इस पुड़िया का मतलब मैं तुमसे कहूं कि ये बताओ अगर ये NaCl, क्या ये, तो इसमें NaCl के कितने मॉलिक्यूल कैसे निकलेंगे? जो तुम बोल रहे हो वो सही बोलोगे, इतना बात है, क्या करो गिना जाएगा इसमें घुस के है? अब पता चल रहा है वो दो फॉर्मूले क्यों है, वो दो फॉर्मूले क्या बता रहे हैं? आप इसका क्या करोगे, वेट ले लो, क्या ले लोगे, वेट। अब मान लीजिए आपने इसका वेट लिया और इसका वेट आ गया, यही लिख देते हैं 0.585 ग्राम। मैं जान कुछ एक नंबर ले रहा हूं जिससे तुम्हें सहूलियत हो, कितना ये लिया, तो अब बोलोगे मोल अगर निकालना है तो डिवाइडेड बाय NaCl का मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ 58.5, इसीलिए वो नंबर लिया। अरे बोलो रे, तो अगर हम लेंगे तो क्या 2 के बाद दशमलव हटेगा, यानी कि 10 की पावर -2 ग्राम नहीं, अब क्या हो जाएगा, ये तो हम लोगों ने वेट किया था यार, कितने मोल है 10 की पावर -2, ये मोल आ गए। फॉर्मूला कौन सा लगा, वेट अपॉन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये पहला फॉर्मूला था जिसका प्रयोग किया। दूसरा प्रयोग, मोल से मॉलिक्यूल में जाना है तो क्या फॉर्मूला होता है, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, तो मॉलिक्यूल आता है। तो इसका मतलब है अगर मैं तुमसे पूछूं कि NaCl के मॉलिक्यूल कितने, जो सवाल था मेरा, तो तुम कहोगे सर 10 की पावर -2 इनटू Na का वैल्यू 6.023 या 6.022 10 की पावर 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 यानी 6.022 इनटू 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल। इन दोनों फार्मूलों के बीच में रिलेशन आपको समझ में आ रहा है, बात समझ में आई या नहीं है? यानी जो आप पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, इसका मतलब ये नहीं है आप अपने घर में जिस समय नमक खा रहे हैं, बात समझ रहे हैं, जिस समय आप ब्रेड ठूस रहे हैं, जिस समय आप कार्बोहाइड्रेट पे आलू खा रहे हैं, बात समझिए, उस समय आप ये जान सकते हैं और ये जानते हैं कि इसके अंदर इसके कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, क्योंकि उसका वेट तो आप तौल सकते हैं। मामला समझ में आ रहा है या नहीं? इसके लिए ये कहानी चल रही थी, और ठीक है, नमक नहीं है चाट मत लेना, कोई गोली गोली थी है, नहीं समझे, हाँ हमें मिला नहीं कुछ पाउडर तो पीस दिए हम वही, हाँ रोल आने क्या कहते हैं, ये हटाए हैं। एक सवाल है जो बहुत अच्छा सवाल माना जाता है, और अच्छा सवाल क्या है, वो बेसिकली सवाल इसलिए बना है कि वो जो एवोगैड्रो नंबर है वो कितना बड़ा है इसे दर्शाने के लिए वो सवाल है ना। तो लिखिएगा एक क्वेश्चन, लिखिएगा फाइंड द प्राइस ऑफ
find the price of 1 mole NaCl if the rate of NaCl is 20 rupees per kg. कितना? किताबों में 6 रुपए 10 रुपए लिखा है, मानना नहीं। 10 रुपए में कहाँ 1 किलो नमक आ रहा है? आ रहा है क्या? नहीं, जो रेट है वही, क्योंकि पेपर वाला साला वही रेट देगा। याद रखना। अगर 1 किलो नमक का भाव 20 रुपए किलो, कितने रुपए? 20 रुपए किलो नमक अगर है तो 1 मोल नमक का रेट क्या होगा? बताइए। बुद्धि लगाएंगे बाहर है। आंसर मेरे पास भी नहीं है, पुरानी कॉपी है, उसमें 10 रुपए लिखा था। अब 20 रुपए हो गया तो 20 रुपए। वन पॉइंट हो ही नहीं सकता। ज्यादा लग रहा है। एक मोल नमक का भाव पूछे, शायद सही होगा। ठीक है, देखो इधर सुनो, पहले तो मेन बातें पढ़ो। क्या? अगर मैं तुमसे कहूं NaCl है, इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका तो Na का 23, Cl का 35.5, यानी टोटल मामला 58.5। जरूरत पड़ेगी बात, इसको यूज करें। बोलो यार। अब हमको 20 रुपया दिया है 1 किलो का, कितने का? तो हम बोलेंगे 1000 ग्राम। कितना? 1000 ग्राम NaCl अगर है तो कितने रुपए का है? 20 रुपए। यही तो है। 1000 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर, किसमें? तो अगर मोल में कन्वर्ट करना है तो क्या 1000 बटे 58.5 करोगे, तभी क्या आएंगे? मोल ऑफ NaCl। क्योंकि फॉर्मूला क्या है? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर। बोलो बेटा, यही तो फॉर्मूला है। तो वेट तुम्हारे पास कितना है? अच्छा, वेट ग्राम में ही रखना है, किलो में रख नहीं सकते, तो इसीलिए मैंने पहले ही यूनिट उठा के क्या रख लिया, 1 किलो को क्या कर दिया? 1000। तो क्या 1000 बटे 58.5 कितने मोल होंगे? अब ये बताओ, क्या इतने मोल 1000 ग्राम में है? तो बोलोगे इतने मोल का जो रेट है वो कितने रुपए है? 20 रुपए। यही तो है। तो इसका मतलब तुम्हें तो 1 मोल का चाहिए, तो यूनिटरी मेथड है, तो इसका मतलब 1 मोल का जो प्राइस होगा, जस्ट ये नंबर उल्टा होकर गुणा हो जाएगा, यानी 58.5 गुणे 20 डिवाइडेड बाय 1। ये तो होगा 116, 117, 1.17 सही, 1.17 रुपीज। और ये किसके लिए आया है? 1 मोल के, यानी कि रुपीज पर मोल।
मामला समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो बहुत आराम से आप मतलब जो प्राइस है उससे मोल में कन्वर्जन कर सकते हैं, केवल यूनिटरी मेथड है और कुछ भी यहाँ पर नहीं। अगला सवाल है, if you have rupees equal to Avogadro number, यानी आपके पास कितना पैसा है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, रुपए का मतलब रुपया ही है ना, एंड यू स्पेंड with rate 10 lakh per second, then find out how many years required to spend it। सीधा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है, एवोगैड्रो नंबर कितना भारी भरकम है इसको बताने के लिए। और वो सवाल क्या है कि अगर आपके पास एवोगैड्रो नंबर के बराबर रुपया मौजूद हो और आप 10 लाख रुपया पर सेकंड खर्च करते हैं, पर मिनट नहीं दिया है, क्या दिया है, पर सेकंड। पर सेकंड का मतलब समझ रहे हो कि तुम ऐसे खड़े हो और 10 लाख रुपए की चीज देखोगे, तुमने देखा गाड़ी ये वाली, पर तुम्हारे बोलने में क्या हो सकता है, सेकंड खत्म हो जाए, तब तक बोलेंगे कि साहब खत्म हो रहा है, बस तुम एक नजर देख लो। यानी तुम शोरूम गए और शोरूम में 100 गाड़ियां हैं, बात समझना, और तुम अंदर गए और बस घूमे और घूम के तुमने कहा सब दे दो, तो एक सेकंड में तुम कितनी गाड़ी खरीदनी कम से कम, कितने साल लगेंगे निकालिए। ये इस पर है कि आपको यूनिटरी मेथड कितना आता है यूज। अच्छा ये बता दो रुपया अपने पास कितना है, कितना रुपया है ना, है ना, कितना अपने पास रुपया है। पहले मुझे वो इक्वेशन बता दो, सोच समझ के जवाब देना। तो 1 लाख में कितने जीरो, 5 या 6, 5, तो 10 लाख में ये रुपया है, डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6 करेंगे तो क्या कुल सेकंड आ जाएंगे। अगर मैं कहूँ तो 60 लाख और 10 लाख रुपए पर सेकंड तुम्हें खर्च करना है, तो क्या 60 बटे 10 लाख करोगे तो क्या 6 सेकंड आंसर आएगा, ये वही तो हो रहा है। यानी कि अगर हमने ये किया तो हमारा आंसर किस में आएगा, सेकंड में। हमें किस में चाहिए, साल में, है ना, किसमें चाहिए, तो ये तो कहोगे ना कि सेकंड में निकाल दे यार, इसमें पूछा उसी में आना पड़ेगा। अब ये क्या आ गए, सेकंड, ये क्या है, सुनते जाइएगा और सबको समझ में आएगा, बात नहीं यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे इतना रुपया था और 10 लाख रुपया पर सेकंड खर्चा कर रहे थे, तो हमने 10 लाख से डिवाइड कर दिया, तो ये जो नंबर आया है ये, अगर यहां से आंसर निकालते तो आंसर किसमें आता, क्लियर है मामला। अब साल तक पहुंचना है, सेकंड को मिनट में अगर कन्वर्ट करना है इसमें, तो 60 से भाग देंगे या 60 से गुणा करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं भाग देंगे,
गुणा करेंगे। 1 सेकंड में 60 मिनट होते हैं। सीख लो बेटा, फ्री में ज्ञान है। और दुनिया में हर जगह है क्या, बड़ी यूनिट से अगर कहा जाना है तो हमेशा क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई, उनके बीच का जो भी रिलेशन। छोटी यूनिट से अगर कहा जाना है तो हमेशा क्या करना पड़ता है, बस इतनी बात। अब मुझे बता दो, तुम सेकंड से कहां जा रहे हो, सेकंड से मिनट। मिनट बड़ा है या छोटा है, बड़ी यूनिट है, बोलो यार। तो 60 से भाग दोगे या गुणा, मल्टीप्लाई बाय, जिसको डिवाइड बाय बोला जाएगा 60। क्लियर है? अब ये सब किस में आ गए, बोले देखते जाना। ये वाला कॉलम किसको रिप्रेजेंट करेगा, मिनट। क्लियर है? मिनट से घंटे में जाना है, इसमें जाना है तो मिनट और घंटे में घंटा बड़ा है, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो रेशियो पता होना चाहिए। तो 60 से तो करना है, गुणा करें कि भाग दें, यही तो होगा। किसमें आ गए, आवर्स। बोलो यार, ठीक बात। आवर के बाद दिन में जाना है, इसमें एक दिन में कितने घंटे, 24। तो ये बताओ, अब दिन के लिए ये नया गोला, डेज की बात हो रही है, तो अब दिन में जाना है अगर, तो इतना मुझे बता दो केवल कि 24 से भाग देंगे या गुणा करेंगे, भाग ही देंगे, ये बड़ी यूनिट की तरफ चल रहे हैं, तो 1/। क्लियर है? इसके बाद साल में जाना है, किसमें जाना है, लीप ईयर कंसीडर नहीं करना है, लीप ईयर कंसीडर नहीं करना है, नहीं तो सवाल आईएएस का हो जाएगा। तो इसका मतलब है क्या एक साल में 365 दिन होते हैं, तो साल और दिन में 365 का मामला है। अगर दिन को साल में कन्वर्ट करना है तो बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, 365 से गुणा करेंगे या भाग देंगे, मामला पकड़ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये बताइए, ये पूरा नंबर मैंने इसीलिए गोला करके लिखा है कि आपको एग्जैक्टली पता चले कितने साल लगेंगे, इसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। 6.022 10 की पावर 20, यही तो है, डिवाइडेड बाय जो भी नंबर है 10 की पावर 6, 60, 60, 24 और 365, यही तो होगा। अच्छा एक बात सुन लो, चौधरी न बनना, दिन से महीने में न चलेगा। क्यों? क्योंकि फिर महीने से साल नहीं जा पाओगे। नहीं समझे क्या? दिन से महीने ना चले जाना, क्योंकि महीना कौन सा वाला, जनवरी वाला कि दिसंबर वाला, तो फर्जी बात कोई नहीं करेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? जिस यूनिट में कंफ्यूजन होगा उसको आपको स्किप करना है। अगर वो लोग किसी कहते महीने में जाना है तो 30 से करते भाग, तो किसी पूछा क्यों, दिसंबर तो निकल गया, अब ये जनवरी बोले, अगर मान लो फरवरी में करते तो 28 से करते भाग, इसलिए डायरेक्ट साल की बात। क्लियर है? आप हंसिए मत, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए या किसी से पूछे करके बताइए कितना। 19.05 और गुणे में भी कुछ आ रहा होगा, 10 की घात 10, इतने साल लगेंगे। कितने? 19 इंटू 10 की पावर 10। और इसको अगर आप 100 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपकी जनरेशन बता देगा कि इतनी जनरेशन पैसा खर्चा करके रहेगी पर सेकंड। नहीं समझे? 100 साल से कहां जाता है?
तो इसलिए भगवान से अगर कभी मांगोगे तो कितना पैसा मांगोगे? हंसने की बात नहीं है, हाँ छोटी मोटी बात नहीं करनी। भगवान अगर तुम्हारे सामने कभी प्रकट हो जाए, अल्लाह कभी प्रकट हो जाए, हर आदमी का कोई भी अपना इष्ट देव प्रकट हो जाए और वो आपसे कहे कि मांग, तू क्या मांगता है, तो उससे क्या मांगा जाएगा? कितना रुपया? 1 लाख? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। बोलो क्या? रुपए दे दो, दुनिया में जो करेंसी चल रही है कोई भी दे दो काम चल जाए। अरे बोलो ना यार, कितनी भी ऊपर नीचे हो तुम्हारी जनरेशन तो पार हो जाए। इधर वाला हटा दे, ये वाला तुमने नोट कर लिया इधर वाला? अगला सवाल मैं लिख दे रहा हूँ, जब तक आप उसे नोट डाउन करें। वो मैंने इसलिए गोले बनाए कि हर डिवीजन आपको पता होना चाहिए, और दुनिया में कभी भी अगर आप फंस जाए तो इतना तो ध्यान रखेंगे कि कौन बड़ी यूनिट है और कौन छोटी। बड़े से छोटे में जाते समय मल्टीप्लाई और छोटे से बड़े में जाते समय डिवाइड, ये 100% याद रखें। एलिमेंट ए और बी है जो दो कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, एक है A2B3 और दूसरा है AB2 टाइप। और आगे के बारे में लिखा है इफ 0.15 मोल ऑफ A2B3 weight is 15.9 gram and 0.15 mole of AB2 weight is 9.3 gram, then find atomic weight of A and B. ए और बी का एटॉमिक वेट आपको बताना है बेटा। करिए क्वेश्चन और बताइए क्या निकल रहा है। उधर का सवाल हटा दिया जाए, वो सबने नोट डाउन कर लिया है। तुम आते नहीं हो गुरु, चले गए? हाँ क्यों आ गए? हैं? किस ड्यूटी का? ये तो बिल्कुल फिट बहाना होता है, हर जगह लगता है सामने वाला कुछ कहे नहीं पाता।
यहां पे आप कंसीडर ये करिएगा कि A का एटॉमिक वेट x है और B का एटॉमिक वेट y। मतलब अगर आपको कुछ मानना है तो मैं ये कहूंगा x और y इसलिए मानिए कि जब मैं x और y की वैल्यू बताऊं तो सबका आंसर मिलना चाहिए, है ना। तो नीचे लिख लीजिए कि लेट एटॉमिक वेट ऑफ A इज स्मॉल x एंड एटॉमिक वेट ऑफ B इज स्मॉल y। क्योंकि A और B कोई एलिमेंट तो है नहीं जिनको आपको पता है, तो इसलिए आपको निकालना पड़ेगा वहां। तो कोई xy मान लेगा, कोई yz मान लेगा, इस पे अलग अलग मानने की जरूरत नहीं है। माना होगा अगर तो ये मान के चलेंगे क्या, लेट एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट ए, क्या माना अपन लोगों ने x, और इसी प्रकार से लेट एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट b जो है वो क्या है, बेसिक सवाल है, कोई बहुत उसमें है नहीं। क्या आया आंसर x और y बताएगा? ये x आएगा 26 और y आएगा 18। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 26 और 18 ये है। और वो अच्छा कैंसिल आउट हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि कैंसिल आउट नहीं होगा, सब हो जाएगा कैंसिल। देखिए सवाल आपको पकड़ना कहां से है, देखिएगा आपके पास दो कंपाउंड दिए A2B3 और AB, अरे बोलो ना। अब सबसे पहले आपके पास दो कंपाउंड, एक है A2B3 और दूसरा है AB, ये दो कंपाउंड है आपके पास, ठीक। इनका बेटा आपको वेट दिया हुआ है, और वेट किसका दिया है, A2B3 के कितने मोल, 0.15 मोल का वेट 15.9, यानी इन्होंने बोला कि इसका अगर आप 0.15 मोल लोगे तो उसका वेट आपको कितना मिलेगा, 15.9। AB2 के लिए क्या बोला गया कि इसके भी अगर क्या लिए 0.15 मोल, तो उसका जो वेट होगा वो कितना होगा, 9.3, यही तो होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बताओ, अपने पास मोल है और वेट है, क्या है, मोल है और वेट है। तो मोल और वेट अगर है तो फॉर्मूला एक ही बनता है, मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। बोलो प्रभु, यही है फॉर्मूला अपने पास। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट है, यहां पे फॉर्मूला कैसे लगता, उससे पहले A2B3 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, एटॉमिक वेट मान ही रखे हो, तो क्या लिखोगे 2 into x plus 3 into y, तो क्या होगा 2x plus 3। अरे बोलो ना यार, कोई वैल्यू होती थी तो हम लोग रख देते थे, यहां नहीं रख सकते, ये समझ में आ रहा है। यहां बेटा क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट बता दो, A का x है एक बार है, B का y है दो बार है, यानी x plus 2। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए मोल और वेट की बात हो रही है, अब मुझे बताइए क्या मैं अगर यहां लिखता हूं 0.15 तो क्या मैंने मोल लिखे, वेट क्या होगा 15.9 होगा, डिवाइडेड बाय फॉर्मूले में लगा मॉलिक्यूलर वेट क्या लिखेंगे 2x plus 3, ये पहली इक्वेशन क्लियर है। इधर आओ, मोल बराबर 0.15, वेट की जगह
9.3 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या है? x प्लस 2। ये दो इक्वेशन और दो अननोन सॉल्व हो जाएंगे या नहीं? ना कर पाओ तो मर जाओ। फिजिक्स क्या पढ़ रहे हो? उसमें साला यही तो है। कालिया था, एक से x का मान निकाल के दूसरे में रख दो, y का मान निकाल के दूसरे में रख दो, ऐसे ही होता है। अच्छा दोनों बराबर ना कर देना, नहीं रेशियो निकल आएगा। बहुत लोगों ने किया होगा, बराबर करते ही क्या निकल आता? रेशियो। तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तो यहां से अगर आप निकालेंगे तो x बराबर बेटा क्या आएगा? 26 और y बराबर 18। x का वैल्यू 26 और y का वैल्यू 18। यानी जिसको आपने एलिमेंट ए माना है उसका 26 होगा एटॉमिक वेट, और जिसको y माना है उसका 18। अगला है द डेंसिटी ऑफ a gas at HTP is 0.1789 ग्राम पर लीटर। क्या नहीं हो पा रहा है? क्या नहीं कर पा रही है? है? कितने लोग इसको सॉल्व कर पाए? मतलब आंसर निकाल लिया है कट आ रहे हो? हाँ है? तेज बोलो बेटा, सुन रहे हैं? तो मॉलिक्यूल होता तो लिख देते तुम उसको, मतलब वो सवाल ही क्यों बना है? मुझे मुझे वो सब बकवास में हमारे हमें मालूम ना, तो लोग क्या पूछो। भाई कह रहे अगर यहां मान लीजिए लिखा होता N2O3, क्या लिखा होता? तो भैया ये बताओ, N का भी पता होता, O का भी पता होता, तो फिर वो ये सवाल ना बनाता, कुछ और बनाता। लेकिन ये तब नहीं बनता। तो ये होता तो वो होता, इसमें नहीं बनता। कितने लोगों ने कर लिया बताओ? देखिए काटा पीटा कैलकुलेशन किया नहीं? वही बता रहे हैं ना बेटा। हाँ भाई कैलकुलेट नहीं की। अरे सब की गणित है, हम उससे किए है ना। हाँ हम इंजीनियर है ना, तो दूसरा मामला है मेरा। हमको बेवकूफ नहीं बना पाओगे तुम। मेडिकल वाले तो है नहीं कि हमें थोड़ा बहुत आता नहीं है, तो सब आता है। हम देखने जाते हैं किसी भी एक आदमी ने कैलकुलेट किया है, काट पीट के काटना पीटना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको। अरे बोलो ना यार, तब ना जाके बनेगा मामला। दिखाओ रे। कोई दिक्कत नहीं, तुमने अपनी इक्वेशन को तो काटा है। ठीक है भाई, उससे कोई मतलब नहीं, तुम अपना बनाया, कोई लेना देना। और कोई? चलो अगला सवाल करो यार, चलो। बहुत अच्छे, शाबाश। इतना लिखी हो कि ढूंढो, ढूंढ दो तुम्हारे साथ तो बहुत आती है ना गणित, दो पढ़। अब इज्जत बंदा निकाल के कहां भागोगे? किससे? आप इससे पीछे वाले ले लो, ये तुमने थोड़ा बात कही कि आओ दे दो। काटे को ये हो।
एक बार बताएं तुमको, जैसे तुम्हें समझ में आ रहा है, मजा ही बहुत आ रहा है। तो जैसे मैं बाकी तुम्हें दो चीजें पढ़ाता हूं, इसमें भी तुम्हें भरपूर मजा आएगा। समझ में तुम्हें क्लास में एक सवाल आएगा, बाकी दो में और फिजिकल केमिस्ट्री में बस एक अंतर है। ऑर्गेनिक का सवाल तुम क्लास में आओगे, सुनोगे जो मैं बोलता हूं आपसे, आप वहां पे याद आ जाएगा, तुम कर दोगे। इनऑर्गेनिक कर दोगे। फिजिकल में अगर तुम खूब समझे और तुमने पेन नहीं चलाया तो पेपर में आने वाले 15 सवालों में से 14 सवाल किसी कीमत पर आपसे वहां निकलने वाले नहीं है, क्योंकि उनका कंसेप्ट तुम्हें पता होगा, कैलकुलेशन तक पहुंच जाओगे, लेकिन तुमने कभी कैलकुलेशन की ही नहीं है, तो तुम वहां 100% गलत ही करोगे। तो इससे अच्छा है तुम फिजिकल केमिस्ट्री फिर ना पढ़ो, छोड़ दो, वो ज्यादा बेटर है। उधर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पक्का करो। तो इसलिए जितनी देर क्लास में हो, अगर कहा जा रहा है जो सवाल में अगर मैं कैलकुलेशन छुड़वा रहा हूं तो वो तुम्हारे पास है कि तुम वो जगह छोड़ो और घर जाके जब सवाल कर रहे हो तो वहीं पर अपने वो कैलकुलेट करो, वो समय की बर्बादी नहीं। बात समझ में आ रही है? इसका बताइए यार, ठीक है, सही है। 4 ग्राम the density of gas at STP is 0.1789 gram per liter. What is the weight of 1 mole gas? 1 मोल गैस का वेट क्या होगा, ये पूछा गया। अब ये सवाल कहां से ओपन होगा, कहां से पता चलेगा? इधर देखो क्या दिया है, कहां दिया है, इन दो जगह नजर होनी चाहिए। तो दुनिया में कोई भी गैस, गैस के बारे में पता तो अपने को है नहीं, तो दुनिया में कोई भी गैस हो उसका एसटीपी पर आयतन यानी वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। यानी इस सवाल में जो चीज छुपी हुई है वो क्या है? वॉल्यूम कितना? 22.4। क्लियर है बात? अब आप कनेक्ट कर पाएंगे इस सवाल को किससे? डेंसिटी से। क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम चाहिए होगा इसके लिए। डेंसिटी कितनी दी है? 0.178। बोलो भैया, मास निकालना है, मास ग्राम में निकालना है। वॉल्यूम पता है 22.4 लीटर। तो मास इन ग्राम 0.1789 इंटू 22.4 कितना है? 4 ग्राम। बोलो यार, अब क्योंकि तुमने वॉल्यूम किसका रखा था? 1 मोल का, तो इसका मतलब मास भी किसका आया होगा? 1 मोल। क्लियर है भाई? इधर रुके रहो, खत्म नहीं हुआ। अगर मैं आपसे पूछता मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस क्या होगा, तो क्या वो भी 4 होगा? 1 मोल का वेट ही मॉलिक्यूलर वेट है ग्राम। अरे बोलो ना यार, तो यही सवाल में अगर वेट पूछा है वो भी 4 ग्राम, बोलो, और अगर मॉलिक्यूलर वेट पूछा जाता तब भी क्या होता? क्योंकि मैंने क्या बोला था, 1 मोल मॉलिक्यूल का वेट ही उसका मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूल मतलब गैस तो मॉलिक्यूल ही होगा ना यार। चले भाई अगले सवाल पे। कैलकुलेट एक्चुअल वेट of O2 molecule in AMU and gram. Calculate actual weight of O2 molecule in AMU and gram. Calculate actual weight of nitrogen atom
ग्राम। पिछली क्लास के ऊपर सवाल है, क्या मैंने बताया था किसी भी चीज का अगर आप मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं या एटॉमिक वेट लिखते हैं तो वो एमयू में होता है, वो एक एटम और एक मॉलिक्यूल का होता है। अरे बोलो ना यार, तो मुझे बता दो, इसके बारे में बात हो रही है O2 मॉलिक्यूल, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एक मॉलिक्यूल O2 के बारे में बात करें तो O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 32, तो 32 है तो यूनिट क्या होगा, पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, लास्ट क्लास में बताया यार, क्योंकि छोटा होगा। अगर यही मुझे ग्राम में चाहिए, इसमें पूछ रहा है ग्राम में, तो क्या एमयू और ग्राम में Na का मामला होता है, तो डिवाइडेड बाय ये क्या आएगा, क्लियर है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि यार 6.022 10 की पावर 23 से डिवाइड करके निकालिए। बात समझ में आ रही है, पेपर में एने वो आपको लिखकर नहीं दे। यहां बताओ, क्या यहां नाइट्रोजन एटम के बारे में बात कर रहा है, तो नाइट्रोजन एटम का मतलब क्या, N के बारे में बात कर रहा है, तो N के लिए क्या एटॉमिक वेट ही उसका वेट हो जाएगा और जो कि mu में होगा, और अगर हमें ग्राम में निकालना है तो क्या 14 अपॉन Na ग्राम, जैसा CO2 मॉलिक्यूल वाले में ना। अगर वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है तो वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता होगा, एक बूंद नहीं, एक मॉलिक्यूल की बात होती है, एक बूंद में हजारों मॉलिक्यूल। बल्कि मैं बताऊं, अगर सवाल उसको अच्छा करना हो, देखो मैं बताऊं ml ना लिखो, ml में मजा नहीं आता, तुम लिखो सेंटीमीटर क्यूब तो मजा है। ml तो दुनिया में जान लेगी, यानी डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। थ्री इंटू 10 की पावर माइनस 23 आ रहा है, अप्रोक्सीमेट जो आएगा 3 इंटू 10 की पावर 23। देखो इधर सुनो, इसमें बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है, अब मुझे सिर्फ इतना बता दो डेंसिटी क्या मास अपॉन वॉल्यूम होती है, अरे बोलो ना, तो अगर हम वाटर की डेंसिटी रखेंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम, यही तो रखेंगे। वॉल्यूम हम कितने मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं, एक, तो यहाँ पे जब हम मास रखेंगे तो क्या ये मास हमको एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का रखना पड़ेगा, बोलो यार, लेकिन मजबूरी है कि यूनिट की बात है, किसमें रखना पड़ेगा, ग्राम, क्योंकि डेंसिटी का यूनिट ग्राम। अरे बोलो ना यार, अब आ जाओ, मैं आपसे बोलता हूँ सवाल ऊपर वालों पे, 1 वाटर मॉलिक्यूल वेट बोलना क्या 18 होता है, अरे बोलो ना यार, 18 ग्राम होता है कि एमयू होता है,
मॉलिक्यूल है तो mu ही होता होगा, क्या होता होगा, mu। तो 18 mu। लेकिन अगर ग्राम में रखना है तो क्या 18/Na ग्राम होगा, यही तो होगा। उठा के यहां रख दीजिए तो डेंसिटी की जगह क्या 1 रखेंगे, बोलो। मास की जगह पे 18/Na रखा जाएगा और क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम। तो यहां से जब वॉल्यूम आएगा V, वो क्या, अगर देखा जाएगा तो V इधर आ जाएगा, यानी कि 18/Na होगा। Na का वैल्यू रखेंगे 6.022, तो 6 मान लीजिए। 6 × 10 की पावर 23, तो 6 3 18, यानी 3 × 10 की पावर 23 ऊपर आके माइनस में हो जाएगा, बोलो। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी चल रही थी, यानी वॉल्यूम किसमें आया, सेंटीमीटर। क्लियर है? बस ये याद रखना, जब डेंसिटी वहां दी होती है तो डेंसिटी में ये नहीं होता है, वो एक बूंद की भी हो सकती है, 1 ml की भी हो सकती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। चलिए इधर का मामला हटाए थे। वन 1.8 ग्राम वाटर, ठीक है ना। आपको इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की संख्या बतानी है। अच्छा एक बात मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि वाटर में 1 ग्राम ही 1 ml है, लिखवाया है। जिसकी डेंसिटी दुनिया में 1 होगी उसका ग्राम ही उसका क्या है, ml। और क्या 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो पेपर में आपको सवाल में ये मैंने वो लिखवाया है जो आपको आसानी से नजर आए। इसकी जगह पर अगर यहाँ लिखा हुआ है 1.8 ml वाटर, तो भी क्या उसका मतलब यही है कि आपको 1.8 ग्राम दिया हुआ है। और हो सकता है यहाँ पर अगर लिखा है 1.8 सेंटीमीटर क्यूब वाटर, तो क्या उसका भी मतलब यही माना जाएगा, बोलो भैया। क्योंकि क्या है, 1 ग्राम जो है वही क्या है, 1 ml है, और वही क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। सबके लिए नहीं दोस्त, केवल और केवल किसके लिए, वाटर, है ना। तो पहले तो ये बता दो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है तो आप कहोगे सर सबसे पहले मोल निकाल, क्या निकाल लो, मोल। तो मुझे बता दो वाटर के मोल कितने होंगे, H2O के मोल, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, याद रखो 18 होता है वाटर का, तो कितना आया 0.1। क्लियर बात। अब वाटर के अगर इतने मोल है तो मॉलिक्यूल कितने होंगे, 0.1 इंटू, यही तो होगा। H2O का मॉलिक्यूल ले लीजिए, एक मॉलिक्यूल, इसके एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइएगा, सोच समझ के। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो क्या 1 × 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो क्या लिखेंगे 1 × 2 + 8, यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल। अच्छा प्रोटॉनों की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन,
अरे बोलो ना यार। अब ये बताओ क्या हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 ही प्रोटॉन होगा, तो क्या लिखेंगे 2 गुणे 1 या 1 गुणे 2 जैसे लिखते हैं आप, है ना। और ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर 8 है, तो 8 ही प्रोटॉन होंगे क्योंकि 8 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो 8, यानी यहाँ पे भी 10 आया। न्यूट्रॉन की बात करते हैं, क्या न्यूट्रॉन्स होते हैं एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या 0 हो जाएगी, तो क्या लिखा जाएगा 0 into 2, है ना। ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर कितना है 8, एटॉमिक वेट कितना है, एटॉमिक मास कितना है 16, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे 16 माइनस 8, तो न्यूट्रॉन कितने आए 8 न्यूट्रॉन। क्लियर है बात। अब यहां आ जाओ, क्या निकालना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल मॉलिक्यूल कितने 0.182, यही तो होगा, और ये टोटल मॉलिक्यूल हुए, और एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन 10, तो मल्टीप्लाई करें, बोलो यार। तो आपका फाइनल आंसर क्या Na आएगा यार, बोलो यार 10.10 गायब हो गया। यहाँ पे प्रोटॉन, यही सेम चीज करिएगा आप Na आ जाएगा। अरे भैया प्रोटॉन में भी तो वही करोगे, मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय 10 ही तो करोगे, और न्यूट्रॉन के लिए बस क्या करना पड़ेगा 0.1 into Na और into 8 करोगे, तो आएगा क्या 0.8। मामला समझ में आ रहा है कि ध्यान रखिए। अगर इतना काम कर लेते हो क्या है 2.7 ग्राम Al+3 है, ठीक बात। और आपको बताना है क्या वही टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल प्रोटॉन, टोटल न्यूट्रॉन। एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27 होता है, जिनको नहीं पता है वो लोग ध्यान रखें। तो ये बता दो इधर चार्ज के आने या जाने से वेट पे कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो मुझे बता दो Al+3 जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसका इसमें इसके मोल कितने होंगे, मोल वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक, यानी कितना आएगा 0.1। क्लियर है, बोलो यार, ठीक है। Al+3 है, क्या है सुनते जाइए। एल्यूमिनियम देखने में ऐसा लगता है, इसका मतलब नीचे एटॉमिक नंबर लिखा है और ऊपर एटॉमिक वेट लिखा है। अरे बोलो ना यार, ये जो नीचे लिखा है 13, ये क्या है एटॉमिक नंबर है, और ये जो ऊपर लिखा है ये क्या है एटॉमिक वेट, यही तो है। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, आपके पास An है या Al+3, यही है। +3 का मतलब क्या है, गौर से अगर तुम इतनी बात समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अपनी बात पे रहना। Al से क्या बना Al+, इनके बीच में अगर ये बना है तो क्या हुआ है, तुम बोल रहे हो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अरे बोलना यार, क्या बोल रहे हो 3 इलेक्ट्रॉन, क्या तुम ये बोल रहे हो कि 3 प्रोटॉन निकल गए, क्या तुम ये बोल रहे हो कि 3 न्यूट्रॉन निकल गए, तो ये बात याद रखो, ठीक बात। आओ टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना, क्या निकालना है, तो क्या टोटल इलेक्ट्रॉन या इनमें से कुछ भी निकालना है तो हमको सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, क्या टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं अपने पास, बोलो, और मल्टीप्लाई बाय एक मॉलिक्यूल में वो चीज कितनी बार दी हुई, यही मतलब है। टोटल मॉलिक्यूल कितने 0.1 मोल है, यानी 0.1 into Na, क्या ये टोटल मॉलिक्यूल हो गए।
बोलो यार। अब ये बताओ, अब सॉरी, टोटल मॉलिक्यूल पीछे का लिख देते हैं। यहाँ पे टोटल आयन शब्द का प्रयोग, किसका? भाई Al+3 तो आयन ही है ना यार। अच्छा, अब Al का एटॉमिक नंबर 13, मतलब 13 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अपने पास क्या है? Al+3, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? तो एक में कितने? 10, तो कितने में? पूरे 10। कंफर्म हो? इधर प्रोटॉन टोटल आयन कितने? 0.1 इंटू। अब क्या एक में देख ले, इधर आइए, एल्यूमिनियम है, एटॉमिक नंबर 13 है, 13 अगर है तो 13 इलेक्ट्रॉन थे और 13 प्रोटॉन थे। Al+3 बना, क्या निकल गए? 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन कितने? 13 ही है अभी। बोलो यार, तो क्या मैं यार 13 से गुणा करूंगा? मामला पकड़ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मतलब इस सवाल में जानबूझ के करा तो मान लो आयन आ गया सले तो तुम गलती ना कर देना। टोटल न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मतलब मॉलिक्यूल अपने पास 0.4, आयन अपने पास 0.1 इंटू n। एक आयन में कितने न्यूट्रॉन? तो क्या Al है 27 माइनस 13 करते हैं तो न्यूट्रॉन आता है 14। बोलो यार, Al+3 बना तो उससे न्यूट्रॉनों की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे न्यूट्रॉन पर आयन में कितने हैं? 14, तो मल्टीप्लाई बाय 40, गुणा करते हैं। मामला समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको पता भी होना चाहिए, जिससे कि आप वहां पे कोई गड़बड़ ना करें। यानी कि इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से किनकी संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे भी। बोलो यार, केवल याद रखना, जो चीज आएगी जाएगी, केवल वो उसी चीज पे प्रभाव डालेगी जो जा रहा है जो आ रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जाता आता है, चार्ज किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन के जाने या आने की वजह से। तो इसका मतलब किसकी संख्या पे केवल प्रभाव पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई प्रभाव नहीं। क्लियर है मामला? तो आज की क्लास में आपने इतना पढ़ लिया। बुकलेट है आपके पास या कोई एक आदमी? पेज नंबर 8 पे आइए। पहुंचे? अरे बोलो ना यार, पूरे पन्ने के सवाल लगा ले, एग्जाम्पल है वो एक बार लगा लेना। मिला? अरे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है ना, वो एग्जाम्पल्स है। एक बार पेज नंबर 11, 20वां एग्जाम्पल भी लगा लेना है। बिगिनर बॉक्स पूरा लगा लेना है 1 वाला, ठीक है? पेज नंबर 12, 2 एग्जाम्पल दिए, 2.1 और 2.2, दोनों कर लेने, ठीक है? तेईस नंबर एग्जाम्पल भी कर लीजिए पेज नंबर 15 पे। 24 भी कर लेंगे अभी आप। वेपर डेंसिटी नहीं बताया इसलिए 25 और 26 पे हाथ मत डालिएगा। बिगनर बॉक्स 2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 नहीं करेंगे क्योंकि वेपर डेंसिटी नहीं, 6 भी मत करिए, वेपर डेंसिटी है ना। वेपर डेंसिटी अगले टर्म में बताएंगे, तुम कर ले जाओगे। पेज नंबर 42,
एक्सरसाइज 1 पहुंचे है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक लगा सकते हैं। केवल किनको छोड़ेंगे? पेपर टेस्ट 2-4 सवाल है, तो मैं अलग अलग से नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। ये देखो इसलिए है कि आपके पास अगर इतनी मोटी बुकलेट है तो इसको अगर आप टॉपिक वाइज खत्म नहीं की तो ये लास्ट में खत्म होने वाली चीज नहीं है। तो ये एक्सरसाइज ही आपको लगानी है दोस्तों। पेज नंबर 50 पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 करना है, 7 करना है, 10 करना है, 9 करना है, 13 करना है, 14 करना है, 16 भी देखो क्लास में इसी तरीके का एक सवाल कराया है। अरे बोल रहा यार। 19 करना है। ठीक है। पेज नंबर 52 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 9, 27। बस अब ये देखिए समझिए, आज फ्राइडे है तो अब इसकी क्लास कब पढ़ेगी? मंडे में। बात समझ में आ रही है? तो इतना काम अगर आप करेंगे तो जितना आपने पढ़ा है आप इसमें फंसेंगे। बात समझिएगा। तो आपको ये नहीं कि भाई बैठ ही आना है कि हमसे नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं होता है। उसमें फंसिए तो अगले सवाल में आइए। कुल मिलाकर आपको अपना एफर्ट दिखाना है कि हो सकता है आपने मान लीजिए इसके क्या कि हम कह रहे हैं मान लीजिए टोटल 50 सवाल है, 60 सवाल है, 60 में से तुम 6 कर पाए। आज तुमने ट्राई मारा, फिर कल एक बार, अच्छा एक बार ट्राई मार के मेरे पास मत चले, अपना पूरा एक इफेक्ट लगाओ कि आपने एक बार मारा, फिर एक बार नोट्स को पढ़ा, फिर देखा, फिर आपको लगा लो ये कर देता हूं। तो थोड़ा प्रयास करेंगे तो चीजें हो जाएगी। निकल लो। अच्छा हाँ, एक ऐप है जो तुमको डाउनलोड करना है, बताया गया